हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूँ। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द चैप्टर नंबर 2 जो कि होने वाली है हमारी व्हाट इज रियलिटी। ओके, आपको मैं बताना चाहूँगा जो चैप्टर नंबर 2 की जो शुरुआत ना मैं कर चुका हूँ एंड इसकी लगभग आधी चैप्टर मैंने ऑलरेडी रीड कर चुका हूँ, तो जो कि मैंने पिछले दिन किया हूँ। तो आज हम देखेंगे एंड जो आधे किया था उससे आगे क्या है आज। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्या क्या रीडिंग किया था। पहला तो हमारे पास व्हाट इज़ रियलिटी की जो थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन थी उससे मैंने रीडिंग किया था। उसके बाद हमारी जो थी द इल्यूजन ऑफ रियलिटी के बारे में रीडिंग किया था। एंड उसके साथ साथ योर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी, तुम्हारी जो एक्सपीरियंस है वो रियलिटी अबाउट रियलिटी, उसके बारे में भी मैं रीडिंग किया था। एंड उसके साथ साथ आई वॉज ब्लाइंड बट नाउ आई सी, इसके बारे में भी हम रीडिंग कर चुके हैं। एंड इसके अंडर में एक बॉक्स लिखा हुआ था, वो है सेंसरी ट्रांजैक्शन, इसके बारे में। तो सॉरी फॉर द improper fluency. Okay, and now coming to the next topic, that is seeing requires more than the eyes. आज इसे हम रीडिंग करेंगे, इससे आगे आज मैं देखने वाला हूँ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार एंड आप सभी को वेलकम टू और एक आज की जो वीडियो है। तो आज से जो भी मैं आपको बोला कि सीइंग रिक्वायर्स मोर देन द आइज, इससे आगे हम देखेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज की जो वीडियो में जो मैं जो रीडिंग करने वाला हूँ उसका जो ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा। तो पहली है कि जो सीइंग रिक्वायर्स मोर देन द आइज, एंड उसके बाद विजन्स फील्स एफर्टलेस बट इट्स नॉट, एंड उसके बाद सिंक्रोनाइजिंग द सेंसेस के बारे में। एंड उसके बाद है हमारे व्हेन द सेंसेस आर कट ऑफ डज द सो स्टॉप, सेंसेस कट ऑफ होने के बाद क्या वो सो कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता है या नहीं। ओके, एंड इसके अंडर में आता है जब ब्रेन इज लाइक ए सिटी, एक हमारे दिमाग एक सिटी के जैसा होता है। जैसे कि आपको पता है एक सिटी बहुत सारे छोटे छोटे लेन्स को लेकर होता है, लेन स्ट्रीट्स को लेकर एक सिटी होता है। एंड स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे घर होते हैं, एंड वो घर इतने एंड वो स्ट्रीट इतने इधर एक स्ट्रीट उससे दूसरी स्ट्रीट के साथ कनेक्शन इतनी होती है कि एक दिमाग में जैसे कि वो दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं कनेक्शन उसके जैसा ही कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। एंड उसके साथ हम आज रीडिंग करेंगे, वो होगी सीइंग आवर एक्सपेक्टेशन, हमारे एक्सपेक्टेशन को देखेंगे। इसके बाद आवर इंटरनल मॉडल इज लो रिजोल्यूशन बट अपग्रेडेबल, हमारा जो इंटरनल मॉडल है वो लो रिजोल्यूशन हो सकती है बट वो अपग्रेडेबल हो सकती है। ओके, एंड उसके साथ साथ हमारे आएंगे जो कि ट्रैप्ड ऑन द थिन स्लाइस ऑफ रियलिटी, एंड उसके साथ योर रियलिटी माई रियलिटी, ओके तुम्हारा रियलिटी एंड मेरा रियलिटी के बारे में, जो बिलीविंग व्हाट आवर ब्रेन्स टेल अस। एंड उसके बाद हम बिलीव वही चीज करते हैं जो हमारे दिमाग कहता है। ओके, एंड उसके साथ टाइम राफ के बारे में हम देखेंगे। एंड उसके बाद मेजरिंग द स्पीड ऑफ लाइट, द परसेप्चुअल chronometer, okay, and lastly the storyteller। ये बहुत सारे लगभग 15 से 16 पेजेस का है, एंड इसे मैं आज रीडिंग करने वाला हूँ। ओके, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को। तो seeing requires more than the eyes. When babies reach out to touch what's in front of them, it's not only to learn about extreme and safe. These actions are
also necessary for learning how to see. While it sounds strange to imagine that the movement of our bodies is required for vision, this concept was elegantly demonstrated with two kittens in 1963. ओके एक यहाँ पर एक चित्र है एंड उससे आपको तो मैं दिखा नहीं सकता। उस चित्र में एक कुत्ता लिया गया है एंड एक बिल्ली लिया गया है। ओके एंड उनको एक दो एंड जो स्ट्रीट है एक स्टिक है उसकी जो दो एंड में उनकी बांधा गया है एंड वो गोल गोल घूम रहे हैं। ओके इसके बारे में तो रिचर्ड हेल्ड एंड एलन हे, two researchers at MIT, placed two kittens into a cylinder arranged in vertical strips. Both kittens got visual input from moving around inside the cylinder, but there was a critical difference in their experiences. The first kitten was working of its own accord, while the second kitten was riding in a gondola attached to the central axis. Because of this setup, both kittens was exactly the same thing. The strips moved at the same time and at the same speed for both. If vision were just about the photons hitting the eyes, their visual systems should develop identically. But here was the surprising result. Only the kitten that was using its body to do the moving developed normal vision. The kitten riding in the gondola never learned to properly. Its visual system never reached normal development. Vision isn't about photons that can be readily interpreted by the visual cortex. Instead, it's a whole body experience. The signals coming into a brain can only be made sense of by training, which requires cross-referencing the signals with information from our actions and sensory consequences. It's the only way our brain can come to interpret what the visual data actually means. If from birth you were unable to interact with the world in any way, unable to work out through feedback what the sensory information meant, in theory you would never be able to see. When babies hit the bars of their cries and chew their toes and the play with their blocks, they are not simply exploring, they are training of their visual systems. Entombed in darkness, their brains are learning how the actions sent out into the world. Turn the head, pose this, let go of them, that. Change the sensory input that returns. As a result of extensive experimentation, vision becomes trained up. Okay, जो seeing requires more than eyes. ओके इसमें एक पॉइंट को बताया गया है जो यह है कि जब हम छोटे होते हैं जिस टाइम पे हमारे दिमाग इतना ग्रो नहीं हुआ होता है एंड जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाते दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। सो इससे जब हम पैदा होते हैं तो हम पहले जो सराउंड्स का जो बात हम सुनते हैं एंड उसके साथ हम प्रोसेसिंग करके बाद जो हम डिस्प्लेस करते हैं, अगर हम छोटे समय हमारे आंखों के अंदर वो डाटा को सेंड ना करके प्रोसेस ना कर पाते तो हम क्या हो रहा है उसे हम देख नहीं पाते। ओके, तो कैसा हो रहा है वो चलते जाता। बट जब हम छोटे होते हैं तो हम वो प्रोसेस करते हैं एंड वी विल डू आवर बेस्ट। ओके, एनीथिंग। एंड इसके बाद ये है विजन फील्स एफर्टलेस बट इट्स नॉट। विजन हमें फील करवाता है कि एफर्टलेस, बट ये एक्चुअली में नहीं होता है। तो इसमें क्या आता है, सीइंग फील्स सो एफर्टलेस
that it's hard to appreciate the effort the brain exerts to construct it. To lift the lid a little on the process, I flew to Irvine, California to see what happens when my visual system does not receive the signals it expects. Dr. Eliza Brewer at the University of California is interested in understanding how adaptable the brain is. To that end, he outfits participants with vision goggles that flip the left and right side of the world, and she studies how the visual system copes with it. On a beautiful spring day, I strapped on the vision goggles. The world flipped. The objects on the right now appeared on my left, and vice versa. When trying to figure out where Eliza was standing, my visual system told me one thing, while my hearing told me another. My senses were not matching off. When I reached out to grab an object, the sight of my own hand did not match the position claimed by my muscles. 2 minutes into wearing the goggles, I was sweating and now seated. Although my eyes were functioning and taking in the world, the visual data stream was not consistent with my other data streams. This spelled hard work for my brain. It was like I was learning to see again for the first time. I knew that wearing the goggles I wouldn't stay that difficult forever. Another participant, Brian Barton, was also wearing vision goggles, and he had been wearing them for a full week. Brian did not seem to be on that brink of vomiting as I was. To compare our levels of adaptation, I challenged him to a baking competition. The contest would require us to break eggs into a bowl, stir in cupcake mix, pour the batter into cupcake trays, and put that trays into the oven. It was no contest. Brian's cupcakes came out of the oven looking normal, while most of my batter ended up dried onto the counter or baked in smears across the baking tray. Brian could navigate his world without much trouble, while I had been rendered inept. I had to struggle consciously through every move. Wearing the goggles allowed me to experience the normally hidden effort behind visual processing. Earlier that morning, just before putting on the goggles, my brain could exploit its years of experience with the with the world. But after a simple reversal of one sensory input, it could not any longer. To progress to a Brian's level of proficiency, I knew I would need to continue interacting with the world for many days, reaching out to grab objects, following the direction of sounds, attending to the positions of my limbs. With enough practice, my brain could get trained off by a continual cross referencing between the senses, just the way that Brian's brain had been doing for 7 days. With training, my neural networks I would figure out how various data streams entering into the brain meshed up with other data streams. Brewer reports that after a few days of wearing the goggles, people develop an internal sense of a new left and an old left, and a new right and an old right. After a
weak, they can move around normally, the way Brian could, and they lost the concept of which right and left were the old ones and new ones. There is spatial map of the world alters. By 2 weeks into the task, they can write and read well, and they walk and reach with the proficiency of someone without goggles. In that short time span, they master the fleet input. The brain does not really care about the details of the input. It simply cares about figuring out how to most efficiently move around in the world and get what it needs. All the hard work of dealing with the low level signals is taken care of for you. If you ever get a chance to wear vision goggles, you should. It exposes how much effort the brain goes through the make vision seem effortless. ओके इसमें जो बबीर का रीडिंग किया जब रीजन फील्स एफर्टलेस बट इट्स नॉट ये इसमें जो जो लिखा है ये है कि हमारे जो दिमाग होता है उसे पता नहीं होता कि वो हम किस टाइप का इनपुट देते हैं वो इनपुट अच्छा होता है या बुरा होता है वो से उसे सिर्फ ये काम होता है कि उसे प्रोसेस करके वो आपके दिमाग को आपको पहुंचाता है ओके एंड इसके बाद ये है नेक्स्ट टॉपिक ये है सब टॉपिक सॉरी ये है सिंक्रोनाइजिंग द सेंसेस हम सेंसेस को कैसे पहचानेंगे सो वी हैव सीन दैट आवर परसेप्शन रिक्वायर्स द ब्रेन to compare different streams of sensory data against one another but there is something which makes this sort of comparison a real challenge and that is the issue of timing. All of the streams of sensory data, vision, hearing, touch, and so on, are processed by the brain at different speeds. Consider sprinters at a racetrack. It appears that they got off the blocks at the instant the gong fires, but it's not actually instantaneous. If you watch them in slow motion, you will see the sizable gap between the bang and the start of their movement, almost a 2/10 of a second. In fact, if they move off the blocks before the duration, they are disqualified. They have jumped the gun. Athletes train to make this gap as small as possible, but their biology imposes fundamental limits. The brain has to register the sound, send signals to the motor cortex, and then down the spinal cord to the muscles of the body. In a sport where thousands of a second can be the difference between the winning and losing, that response seems surprisingly slow. Could the delay be short-ended if we use, say, a flash instead of a crystal to start the erasers? After all, light travels faster than sound, so would not that allow them to break off the blocks faster? I gathered up some fellow sprinters to put this to the test. In the top photograph on the page 52, we are triggered by a flash of light. In the bottom photo, we are triggered by the gun. We responded more slowly to the light. At first, this may seem counterintuitive given the speed of light in the outside world. But to understand what's happening, we need to look at the speed of information processing on the inside. Visual data goes through more complex processing than the auditory data. It takes longer for signals carrying flash information to work their way through the visual system than for bang signals to work through the auditory system. We were able to respond to the light at 190 milliseconds, but to a bang at only 160 milliseconds. That's why a pistol is used to start sprinters.
But here is where it gets strange. We have just seen that the brain processes sounds more quickly than sights, and yet take a careful look at what happens when you cuff your hands in the front of you. Try it. Everything seems synchronized. How can that be given that sounds is processed more quickly? What it means is that your perception of reality is the end result of fancy editing tricks. The brain hides the difference in arrival times. How? What it serves of as reality is actually a delayed version. Your brain collects of all the information from the senses before it decides upon a story of what happens. These timing difficulties are not restricted to hearing and seeing. Each type of sensory information takes a different amount of time to process. To complicate things even more, even within essences, there are time differences. For example, it takes longer for signals to reach your brain from your big toe than it does your nose. But none of this is obvious to your perception. You collect of all the signals first, so that everything seems synchronized. The strange consequence of all this is that you live in the past. By that time you think the moment occurs, it's already long gone. To synchronize the incoming information from the senses, the cost is that our conscious awareness lags behind the physical world. That's the invisible gap between an event occurring and your conscious experience of it. Okay, this is all about synchronizing the senses. अब इसमें ये लिखा है कि जो हमारे दिमाग होता है वो जो हम देखते हैं, जो हम विजुअल देखते हैं, वो थोड़ा उससे एक थोड़ा प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। एंड उसके साथ अगर हम ऑडियो को सुनते हैं तो उसे थोड़ा जो वीडियो से थोड़ा फास्ट उसे वो प्रोसेस कर पाता है। एंड ऑल्सो इसमें कहा गया है कि जो हमारे प्रोसेस होता है वो 190 मिली सेकेंड के अंदर होता है। इसीलिए जो स्प्रिंटिंग करते हैं, जो भी ओलंपिक्स होता है या किसी भी जो एथलेट्स होता है उसमें सॉरी छोटे छोटे एथलेट्स में तो यूज़ नहीं किया जाता, बट जो बड़े बड़े एथलेट्स होते हैं उसमें गन की यूज़ किया जाता है। इसीलिए क्योंकि गन की स्पीड 190 मिली सेकेंड पर उस जो ऑडियो होता है वो हमारे दिमाग के अंदर पहुंच जाता है। ओके, ये लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट है जो सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है व्हेन द सेंसेस आर कट ऑफ डज द सो स्टॉप। अगर हमारे जो सेंसेस होते हैं वो कट ऑफ होने के बाद हमारे जो सो स्टॉप होता है, इसका मतलब जो हम सेंसेस कट ऑफ होने के बाद जो हम देखते हैं वो क्या हमारे दिमाग के पास जाएंगे या नहीं, इसके बारे में आई थिंक इसके बारे में होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। Our experience of reality is the brain's ultimate construction, although it's based on all the streams of data from our senses. It's not dependent on them. How do we know? Because when you take it all away, your reality does not stop. It just gets stranger. On a sunny San Francisco day, I took a boat across the chilly waters to Alcatraz, the famous island prison. I was going to see a particular cell called the Hall. If you broke the rules in the outside world, you were sent to Alcatraz. If you broke the rules in Alcatraz, you were sent to the Hall. I entered the hall and closed the door behind me. It's about 10 by 10 feet. It was pitch black. Not a photon of light leaks in from anywhere. Sounds are cut off completely. In here, you are left utterly alone with yourself. What would it be like to be locked in here for hours?
or for 4 days. To find out, I spoke to surviving inmate who had been here, armed rubber Luke, known as called Blue Luke, was sent to the hall for 29 days for smashing of his cell. Luke described his experience. The dark hall was a bad place. Some guys could not take that. I mean, they were in the and in a couple of days they were banging their head on the wall. You do not know how you would act when you got in there. You did not want to find out. Completely isolated from the outside world, with no sound, no light. Lucas' eyes and ears were completely starved of input, but his mind did not abandon the notion of the outside world. It just continued to make one of. Lucas describes the experience. I remember going on these trips. One I used to remember was flying a kite. I got pretty real, but they were all in my head. Lucas' brain continued to see such experiences are common among prisoners in solitary confinement. Another resident of the hall described seeing a spot of light in his mind's eye. He would expand that spot into a television screen and watch TV, deprived of new sensory information. Prisoners said they went beyond daydreaming. Instead, they spoke of experiences that seemed completely real. They did not just imagine pictures, they saw. This testimony illuminates the relationship between the outside world and what we take to be reality. How can we understand what was going on with Luke? In the traditional model of vision, perception results of a processing of data that begins from the eyes and ends with some mysterious endpoints in the brain. But despite the simplicity of that assembly line model of vision, it's incorrect. In fact, the brain generates its own reality even before it receives information coming in from the eyes and the other senses. This is known as the internal model. The basis of internal model can be seen in the brain's anatomy. The thalamus is between the eyes at the front of the head and the visual cortex at the back of the head. Most, most sensory information connects through here on its way to the appropriate region of the cortex. Visual information goes to the visual cortex, so there are a huge number of connections going from the thalamus into the visual cortex. But here is the surprise. There are 10 times as many going in the opposite direction. Detailed expectations about the world, in other words, that the brain guesses, while we out there are being transmitted by the visual cortex, the thalamus then compares what coming in from the eyes. If that matches the expectations, when I turn my head, I should see a chair there. Then very little activity goes back to the visual system. The thalamus simply reports on difference between what the eyes are reporting and what the brain's internal model has predicted. In other words, what gets sent back to the visual cortex is what fell short in the expectation, also known as the error, the part that wasn't predicted away. So at any moment what we experience as seeing relies less on the light streaming into our eyes and more on what's already inside our heads. And
That's why a cold blue Luke sat in a pitch black cell, having rich visual experiences, locked in the whole his senses were providing his brain with no new input. So his internal model was able to run free and he experienced vivid sights and sounds. Even when brains are on anchored from external data. They continue to generate their own imaginary, remove the world, and the show still goes on. You don't have to be locked off in the whole to experience the internal model. Many people find great pleasure in sensory deprivation chambers, dark pods in which they float in salty water. By removing the anchor of the external world, they let the internal world fly free. And of course, you don't have to go far to find your own sensory deprivation chamber. Every night when you go to sleep, you have full, rich visual experiences. Your eyes are closed, but you enjoy the lavish and the colorful world of your dreams, believing the reality of every bit of it. ओके जो अभी हमने जो रीडिंग किया जो कि अबाउट when the senses are cut off does the show stop. अगर हमारे जो सेंसेस कट ऑफ होने के बाद क्या हमारा जो शो होता है वो कट ऑफ होता है. इसके अंदर ये लिखा है एक जो विजिटर होते हैं वो एक देखते हैं कि सॉरी वो देख एक जाते हैं हॉल को देखने के लिए. हॉल क्या होता है. हॉल होता है एक सान फ्रांसिस्को में जो वाटर अल्ट्रा जो ओके एक अल्ट्राट्रेज एक फेमस आइलैंड होता है जो कि वहाँ पर प्रिजन जो कि गुनाह करते हैं जो क्राइम करते हैं उन लोगों को वहाँ पर फंसा जाता है. अगर कोई भी उस अल्ट्राज जो प्रिजन होता है अगर उसमें भी वो गड़बड़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो एक हॉल में उन्हें छोड़ा जाता है जिसके अंदर वो 10 बाई 10 फीट का हॉल होता है. एंड उसके अंदर ना एक लाइट की बूंद मतलब एक किरण तक वहाँ पर नहीं पहुँचती है. एंड उसमें एंड कोई साउंड बाहर की जो साउंड होती है वो भी पहुँचती नहीं है. एंड वहीं पर वो जाकर उसे जो उनका जो प्रिजन का एक्सपीरियंस उसे पूछते हैं. एंड वो कहते हैं कि हम जितने सारे जो एक्सपीरियंस बाहर दुनिया से हम पाए थे देखे थे जो साइट्स मैंने देखे थे वो साइट्स वो दिन हम देखते अगर वो सारे बार बार रिपीट होते हैं एंड उसके बाद कुछ नया चाहिए होता है तो हमारे जो दिमाग होता है वो कुछ नई चीज़ को इमेजिनेशन करते सारी दुनिया जो भी साउंड होता है वो हमें सुनाई देता है. एंड हम अपने अंदाज में हमारे धुन में ही रहते हैं. एंड वो जो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था. एंड वो जो विजिट होता है जो गया था उस आइलैंड में देखने के लिए हॉल को उसे यहाँ पर इस नतीजा पे पहुंचा कि अगर हम सेंसेस भी कट ऑफ कर दिया जाए हमारे ब्रेन का लेकिन वो जो शो होता है जो हमारे इमेजिनरी अंदर जो दिमाग के अंदर चलता है शो वो कंटिन्यू होता है. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जब हम सोने के चलते हैं तो हम फुल ऑफ रिच विजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं. विजुअल मतलब एक फुल ऑफ रिच विजुअल एक्सपीरियंसेस. इसका मतलब क्या है. मतलब एक ऐसे मूवी जैसा है कि हम फिल्म जैसा एक एक्सपीरियंस करते हैं. ओके सही में भी जब हम सोते हैं सोने के टाइम तो हमें एक सपने आता है. वो सपने ऐसे विजुअल आता है जैसे कि हम सोच में हो रहा है बट वो जिंदगी में हमारे जो रियल लाइफ में कभी हुआ ही नहीं होता है. ओके उसी तरह ही जो हमारे सेंसेस अगर कट भी हो जाते हैं ना हम हमारी इमेजिनेशन से एक नई स्टोरी जनरेट करते हैं. ओके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सीइंग आवर एक्सपेक्टेशन. हमारे एक्सपेक्टेशन को देखना. ओके when you walk down a city street you seem to automatically know what things are without having to work out the details. Our brain makes assumptions about what you are seeing based on your internal model.
built up from years of experience of walking other city streets. Every experience you have had contributes to the internal model in your brain. Instead of using your senses, your instances to constantly rebuild your reality from scratch every moment, you are comparing sensory information with a model that the brain has already constructed, updating it, refining it, correcting it. Your brain is so expert at this task that you are normally unaware of it, but sometimes under certain conditions you can see the process at work. Try taking a plastic mask on a face, the type you wear on Halloween party. Now rotate around so you are looking at the hollow website. You know it's hollow, but despite this knowledge, you often can't help but see the face as though it's coming out at you. What you experience is not the raw data hitting your eyes, but instead your internal model. The model which has been trained on a lifetime of faces that stick out. The hollow marks illusion reveals the strength of your expectation in what you see. Here an easy way to demonstrate the holomarks illusion to yourself. Stick your face into fresh snow and take a photo of the impression. The resulting picture looks to your brain like a 3D snow sculpture that's sticking out. ओके यहाँ पर एक चित्र दिया है जहाँ पर एक अपना ओरिजिनल फेस होता है उसके साथ एक मुक्का जो कि प्लास्टिक से बना होता है। हमारे इंटरनल्स एक प्लास्टिक मास्क की तरह होता है। हम जो भी चीज़ देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जो हमारे इंटरनल में जो प्रोसेस होता है, जो इंटरनल मॉडल होता है, जो इंटरनल में एक जो ब्रेन के तरह ब्रेन के हिसाब से एक मॉडल बनी होती है। अगर वो चीज़ वही चीज़ महसूस करती है, वही चीज़ फीलिंग करती है, मतलब फीलिंग नहीं, वही चीज़ वो प्रोसेस करती है, तो समझ सकते हो। ओके, व्हेन यू आर ओके, इसके जो फिगर दिया है, जो पिक्चर, उसके साथ ही ये लिखा है कि व्हेन यू आर कन्फ्रंटेड विद द होलो साइड ऑफ ए मास्क राइट, इट स्टिल लुक्स लाइक इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट वी सी इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड आवर एक्सपेक्टेशन। हम जो चीज़ देखते हैं वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा जो एक्सपेक्टेशन को। जैसे कि हमें पता है, ओके, मैं इससे अभी नहीं बात नहीं करने वाला, इसके जो खत्म होने के बाद मैं इसी ऊपर में बात करूँगा, लेकिन इसे मैं नोट कर देता हूँ। जो देखते हैं, उसी हिसाब से हम बिलीव, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, इस टॉपिक में इसके बाद में आप इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ओके, बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट। ओके, इसके बाद जो फिगर के बाद इट्स also your internal model that allows the world out there to remain stable even when you are moving. Imagine you were to see a cityscape that you really wanted to remember, so you take out your cell phone to capture a video, but instead of smoothly panning your camera across the scene, you decide to move it around exactly as your eyes move around. Although you are not generally aware of it, your eyes jump around about 4 times a second in jerky movements called saccades. If you were to feel this way, it would not take you long to discover that this is no way to take a video. When you play it back, you had find that your rapidly lurching video to now sitting to watch. So why does the world appear stable to you when you are looking at it?
When does not it appear as jerky and now sitting as the poorly filmed video. Here is where here is why your internal model operates under the assumption that the world outside is stable. Your eyes are not like video cameras. They simply venture out to find more details to feed into the internal model. They are not like camera lenses that you are seeing through. They are gathering beams of data to feed the world inside your school. Okay, जो seeing our expectations, seeing our expectations मतलब ये कहता है कि हम जो चीज़ देखते हैं और उसी हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में जैसे ओके सपोज हम किसी नए इंसान को मैंने देखा। अब नए इंसान को देखा तो मैं कैसे उसे पहचानूंगा? पहले हमारी नज़र कैसे? पहले हम देखेंगे उसका सॉरी जो पहला जो वेयरिंग होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है, उससे हिसाब से उसे हम देखेंगे। एंड उसका जो फेस स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसी हिसाब से हम जज करेंगे। एंड जज करने के बाद जो उसी हिसाब से हमारा जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी निकल के आती है। ओके, तो उस जो चीज़ हम देखते हैं वो इन्फार्ट करता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जो दिमाग में जो बनती है एक्सपेक्टेशन किसी और चीज़ के लिए, वही देखने के बाद ही होता है, बहुत अफेक्ट करता है। एंड जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि प्लास्टिक मार्क्स एंड एक हमारा जो ओरिजिनल फेस होता है उसके डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि हमें पता है हालीवुड पार्टी में एक मार्क्स लगाया जाता है एंड मार्क्स के आगे तो कोई और होता है, मार्क्स के पीछे तो कोई और होता है, बट एक्चुअली मार्क्स किसी और का होता है, तो उसे पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट ओरिजिनल जो मॉडल होता है वो जो मास्क के पीछे होता है उसी हिसाब से जो हम होते हैं वो होते नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर जो इंटरनल मॉडल होता है, जो हमारे दिमाग ने बनाया होता है वो ही सही होते हैं, वो ही जो चीज़ को प्रोसेस करते हैं उसी हिसाब से हम जो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं या सेव करते हैं या बिलीव करते हैं, जो भी करते हैं। ओके, ये था सीइंग आवर एक्सपेक्टेशन के बारे में। एक नेक्स्ट है जो टॉपिक है Our internal model is low resolution but upgradable। इसमें लिखा है कि इस टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारे इंटरनल मॉडल होते हैं वो जब बहुत लो रिजोल्यूशन हो सकता है बट वो अपग्रेडेबल। आप सभी को बताना चाहूँगा जो दुनिया की जो नियम है वो इसी से ही चलता है, जिसकी परिवर्तन ही जीवन का मूल लक्ष्य है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, चाहे वो रिजोल्यूशन बहुत लो हो लेकिन वो उसकी जो अपग्रेडेबल वाला जो फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो कमिंग टू द टॉपिक ये है, आवर इंटरनल मॉडल ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड allows us to get a quick sense of our environment and that is its primary function, to navigate the world. What's not always obvious is how much of the finer detail the brain leaves out. We have the illusion that we are taking in the world around us in the great detail, but as an experiment from the 1960s source, we aren't Russian psychologist Paul Yarvos devised a way to track people's eyes as they do in a scene for the first time, using the painting The Unexpected Visitor by Ilya Repin. He asked subjects to take in its details over the 3 minutes and then to describe what they had seen after the painting was hidden away. In a rerun of his experiment, I gave participants time to take in the painting, time for their brains to build an internal model of the scene. But how detailed was that model? When I asked the participant questions, everyone who had seen the painting thought they knew what was in it. But when I asked about specifics, it became clear that their brains had not failed in most of the details. How many paintings were on the walls? What was the furniture in the room? How many children
carpet, or wood on the floor. What was the expression on the face of the unexpected visitor? The lack of answers revealed that people had taken in only a very cursory sense of the scene. They were surprised to discover that even with a low resolution internal model, they still had the impression that everything had been seen. Later, after the questions, I gave them a chance to look again at the painting to seek out some of the answers. Their eyes sought out the information and incorporated it for a new, updated internal model. This isn't a failure of the brain. It does not try to produce a perfect simulation of the world. Instead, the internal model is a hastily drawn approximation as long as the brain knows where to go to look for the finer points. More details are added on a need to know basis. So, why does not the brain give us the full pictures? Because brains are expensive energy wise. 20% of the calories we consume are used to power the brain. So brains try to operate in the most energy efficient way possible, and that means processing only the minimum amount of information from our senses that we need to navigate the world. इसके साथ एक पिक्चर लिखा है एंड वो पिक्चर में ये है We tracked eye movements as volunteer looked at the unexpected visitor. A painting by Ilya Refin, The World Strikes So, where their eyes went, despite the coverage with eye movements. They retained almost none of the detail. ओके एंड इसके साथ जो टॉपिक बची है थोड़ी सी न्यूरो साइंटिस्ट वेर नॉट द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट fixing your gaze on something is no guarantee of seeing it. Magicians figured this out long ago by directing your attention. Magicians perform sleight of hand in full view. Their actions should give away the game, but they can rest assured that your brain processes only small bits of the visual scene. This all helps to explain the prevalence of traffic accidents in which drivers hit pedestrians in plain view or collide with cars directly in front of them. In many of these cases, the eyes are pointed in right direction, but the brain is not seeing what's really out there. Okay, this is all about our internal model is low resolution but upgradable. कि मतलब इसमें है कि okay, हम जो दुनिया में जो बाहर दुनिया में देखते हैं जो चीज़ हम देखते हैं कभी कभी वो दिमाग में जो हमारे जो ब्रेन के अंदर जो मॉडल होता है जो दिमाग के द्वारा बनाया गया है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है एंड उसी जो चीज़ हम देखते हैं वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं एंड जो चीज़ हम कॉन्शियस हो जाते हैं वो चीज़ प्रोसेस कर पाता है हमारा दिमाग। एंड यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो रैंडम लोग आ रहे थे उसके जो देखते हैं पहले देखते हैं उसका जो डायरेक्शन होता है कहाँ जाता है नज़र उसके हिसाब से। ओके, इसके बारे में यहाँ पर सब डिटेल्स में लिखा गया है कि हम जो पहले जो किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो हमारी नज़र कैसे जाती है उनके ऊपर एंड किस चीज़ पे एंड कहाँ से कहाँ नज़र जाती है उसके बाद कहाँ आता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट है जो सब टॉपिक ये है कि ट्रैप्ड ऑन ए थिन स्लाइस ऑफ रियलिटी। ट्रैप्ड आपको पता चल रहा होगा कि इस टॉपिक से सब टॉपिक से ही आपको क्या लग रहा है। ट्रैप्ड ऑन ए थिन स्लाइस ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी की जो छोटी सी चीज़ में हम फंस जाते हैं। We think of color as a fundamental quality of the world around us, but in the outside world, color does not actually exist. When electromagnetic radiation hits an object, some of it bounces off and is captured by our eyes. We can distinguish between millions of combinations of wavelengths, but it is only inside our heads any of
this becomes color. Color is an interpretation of wavelengths, one that only exists internally, and it gets stranger because the wavelengths we are talking about involve only what we call visible light, a spectrum of wavelengths that runs from red to violet. But visible light constitutes only a tiny fraction of the electromagnetic spectrum, less than one ten trillion of it. All the rest of the spectrum, including radio waves, microwaves, X-rays, gamma rays, cell phone conversations, Wi-Fi, and so on. All of this is flowing through us right now, and we are completely unaware of it. This is because we don't have any specialized biological receptors to pick up on these signals from other parts of the spectrum. The slice of reality that we can see is limited by our biology. Each creature takes off on its own slice of reality. In the blind and deep world of thick, the signals it detects from its environment, temperature, body odor for birds, it's the echolocation of air compression waves. For the black ghost knife is its experience of the world is defined by the perturbation in electrical fields. These are the slices of their ecosystem that they can detect. No one is having an experience of the objective reality that really exists. Each creature perceives only what it has evolved to perceive, but presumably every creature assumes its slice of reality to the entire objective world. Why would we ever stop to imagine there is something beyond what we can perceive? So, what does the world outside your head really look like? Not only is there no color, there is also no sound. The compression and expansion of air is picked up by the ears and turned into electrical signals. The brain then presents these signals to us as mainly flows, tones and switches and clatters and the jingles. Reality is also odorless. There is no such thing as smell outside our brain. Molecules floating through the air bind receptors in our nose and are interpreted as different smells by our brain. The real world is not full of rich sensory events. Instead, our brain lights a light of the world with their own sensuality. ओके, ये सब टॉपिक को मैंने रीडिंग करने के बाद ना मुझे तो यह आइडिया आ गया है कि एक्चुअल में कुछ भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करता है। अरे इस साइंस में भी कह रहा है कि जो कुछ भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं है, साउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, हमारे जो कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये सारे जो वर्ल्ड बाहर की दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है यार। ओके, एग्जिस्ट नहीं करता। बट ये है कि क्या, और सेम चीज भी गीता में लिखा है कि वस्त्र महागीता में भी लिखा है कि जो चीजें बाहर एग्जिस्ट नहीं कर, सारी दुनिया ना इमेजिनेशन है। जो भी चीज हम देखें सारी इमेजिनेशन, एंड इस चीज को जो भी यहाँ पर लिखा है वो चीज को अगर हम देखें वो भी वही चीज करता है। बहुत बाहर की दुनिया में ना कोई कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे दिमाग के अंदर हम जो वेवलेंथ करता है ना, वायलेट से लेकर स्पेक्ट्रम, वायलेट से लेकर रेड्स तक, ये हमारी नज़र है उस चीज़ को, बाहर दुनिया को देखने की। एंड उसी तरह से जो बाहर की दुनिया को देखने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग वेव्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोवायलेट यूज करता है, किस अलग अलग चीज़ों के यूज करते हैं। ओके, बट एक्चुअली दे आर नॉट एग्जिस्ट, नो साउंड इन हियर, साउंड्स नहीं होते। लेकिन जो साउंड्स होते हैं वो हमारे क्या
पवन एयर की जो फ्लो होती है उसी हिसाब से हमारे साउंड्स में जो हमारे नॉज में आते हैं, ईयर्स में आते हैं, वो रिसेप्टर के जैसा काम करते हैं। उसके बाद हमें लगता है सुनाई दे रही है, बट वो एक्चुअली वो सुनाई नहीं दे रही है, वो रिसेप्टर में आते हैं एंड वो उनका जो प्रोसेस होता है, जो अंदर के जो मॉडल होते हैं, हमारे अंदर एक मॉडल होता है दिमाग वाला मॉडल, वो काम करता है। ओके भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। द ट्रैप्ड ऑन ए थीन स्लाइस ऑफ रियलिटी। हम एक छोटी सी, एक थीन, इतनी छोटी सी यहाँ पर है कि हमारे दिमाग वो एक दुनिया को चलाती है, मतलब हमारे दिमाग के हिसाब से हम चलाते हैं, चलती है गाड़ी। ओके, एंड इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है कि योर रियलिटी माई रियलिटी। तुम्हारा जो रियलिटी है वो भी मेरा ही रियलिटी है। हाउ डू आई नो इफ माई रियलिटी इज द सेम आज योर्स। मुझे कैसा पता चलेगा कि तुम्हारे जो रियलिटी है वो मेरे साथ सेम है। For most of us, it's impossible to tell, but there is a small fraction of the population whose perception of reality is measurably different to ours. Consider Hannah Bosley. When she looks at the letter of the alphabet, she has an internal experience of color. For her, it's self-evidently true that J is purple or that T is red. Letters automatically and involuntarily trigger color experiences, and her associations never change. Her first name looks to her like a sunset, starting with yellow, fading into red, then to the color like clouds, and then back into the red and the yellow. The name Elaine, in contrast, looks like vomit. Her, although she is perfectly nice to people with that name. Hannah is not being poetic or metaphorical. She has a perceptual experience known as synesthesia. Synesthesia is a condition in which senses, or in some cases concepts, are blended. There are many different kinds of synesthesia. Some taste words, some see sounds as colors, some hear visual motion. About 3% of the population has some form of synesthesia. Hannah is just one of over 6,000 synesthetes I have studied in my lab. In fact, Hannah worked in my lab for 2 years. I study synesthesia because it's one of the few conditions in which it's clear that someone else's experience of reality is measurably different from mine, and it makes it obvious that how we perceive the world is not one size fits all. Synesthesia is the result of crosstalk between sensory areas of the brain, like neighboring districts with porous borders. Synesthesia shows that even microscopic changes in brain wiring can lead to different realities. Every time I meet someone who has this kind of experience, it's a reminder that from person to person and from brain to brain, our internal experience of reality can be somewhat different. Okay, this is about all. This is about all your reality and my reality. यहाँ पर एक क्वेश्चन सवाल आता है जो कि मैं इसकी जो शुरुआत में रीडिंग की शुरुआत में मतलब इस टॉपिक सब टॉपिक जो रीडिंग की शुरुआत में मैंने पूछा था कि जो तुम्हारा वो जो रियलिटी है वो सेम है क्या मेरे रियलिटी से। नहीं, सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। बिकॉज तुम जो देखते हो एंड उसके हिसाब से तुम्हारा जो इंटरनल मॉडल होता है वो एक्सेप्ट करता है, वो डिफरेंट होती है। इसीलिए आपका जो रियलिटी होता है वो देखने का नज़रिया वो भी डिफरेंट है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे, वो लोग आएंगे एंड लोग वो डिफरेंट लाइफ होते हैं, सबकी एक एक की डिफरेंट लाइफ एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। ओके, इसलिए कोई भी सेम नहीं होता, कहते हैं ना। एंड इसमें हम एक बात किया गया है कि सिनेस्थेसिया के बारे में। सिनेस्थेसिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप विजुअल को भी आप सुन सकते हैं या एयर को भी आप महसूस कर, मतलब
एयर को भी आप देख सकते हैं, मतलब कैसी एक कंडीशन होती है और पता नहीं चलता। ओके, एंड ये अबाउट द योर रियलिटी एंड माय रियलिटी। एंड नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है कि बिलीविंग व्हाट आवर ब्रेन्स टेल अस। बिलीव हम वही चीज़ करते हैं जो चीज़ हमारे दिमाग में कहता है। एंड वी ऑल वी we all know what it is to have dreams at night, to have by unbidden thoughts that take us on journeys. Sometimes these are disturbing journeys we have to suffer through. The good news is that when we wake up, we are able to compartmentalize. That was a dream, and this is my working life. Imagine what it would be like if these states of your reality were more intertwined and it were more difficult or impossible to distinguish one from the other. For about 1% of the population, that distinction can be difficult and their realities can be overwhelming and terrifying. Elaine Sachs is a professor of law at the University of Southern California. She is smart and kind, and she is been sporadically experiencing schizophrenic episodes since she was 16 years old. Schizophrenia is a disorder of her brain function, causing her to hear voices or see things others don't see, or believe that other people are reading her thoughts. Fortunately, thanks to medication and weekly therapy sessions, Elaine has been able to lecture and teach at the law school for over 25 years. I spoke with her at USC and she gave me example of schizophrenic episodes she had in the past. I felt like the houses were communicating with me. You are special. You are specifically bad. Repent. Stop. Go. I did not hear these as words, but I heard them as thoughts put into my head. But I knew they were the house's thoughts, not my thoughts. In one incident, she believed that explosions were being set off in her brain, and she was afraid that this was going to hurt other people, not just her. At a different time in her life, she held a belief that her brain was going to leak out of her ears and drown people. Now, having escaped those delusions, she laughs and shrugs, wondering what it was all about. It was about chemical imbalances in her brain that subtly changed the pattern of signals, a slightly different pattern, and one can suddenly be trapped inside a reality in which strange and impossible things unfold. When Eileen was inside a schizophrenic episode, it never struck her that something was strange. Why? Because she believed the narrative told by the sum of her brain chemistry. I once read a old medical text in which schizophrenia was described as an intrusion of the dream state into the waking state, although I don't often see it described that way anymore. It's an insightful way to understand what the experience would be like from the inside. The next time you see someone on a street corner talking to himself and acting out a narrative, remind yourself what it would be like if you could not distinguish your waking and sleeping states.
Aliens experience is an inroad to understanding our own realities. When we are in the middle of a dream, it seems real. When we have misinterpreted a quick glance of something we have seen, it's hard to shake the feeling that we know the reality of what we saw. When we are recalling a memory that is, in fact, false, it's difficult to accept claims that it did not really happen, although it's impossible to quantify accumulations of such false realities, colors, our beliefs and actions in a way of which we can never be cognizant. Whether she was in the thick of a delusion or as aligned with the reality of the broader population, Eileen believed that what she was experiencing was really happening. For her, as with all of us, reality is a narrative played out inside the sealed auditorium of the cranium. ओके जो बिलीविंग व्हाट आवर ब्रेन टेल अस इस सब टॉपिक के अंदर हम ये है कि हम वही चीज़ करते हैं जैसे कि हमारे दिमाग में जो चीज़ होते हैं एंड इसमें इस जो टॉपिक में एक क्वेश्चन के बारे में बताया गया है जो कि एक प्रोफेसर होते हैं लीना ली इलियन एलियन नामक वो 25 इयर्स प्रोफेसर में काम कर चुके हैं एंड उनका सीजोफ्रेनिक नाम एक डिजीज होती है डिजीज नहीं कहेंगे उसे डिसऑर्डर कहेंगे एंड उस हिसाब से वो उन्हें ना जो स्पेशली बैड रिपेंट स्टॉप गो ऐसी वर्ड्स ना उन्हें सुनाई नहीं देते बट वो महसूस कर सकता है वो अपने अंदर वो कभी सुनाई नहीं देते तो उस हिसाब से वो कभी खुश भी थी नाराज भी थी ओके एंड इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे ब्रेन सेट करते हैं जो दिमाग हमारा कहता है हमें कहता है हम उसी को ही बिलीव करते हैं ओके नेक्स्ट आता है टाइम ड्रॉप के बारे में टाइम ड्रॉप क्या है देयर इज अनदर facet of reality that we rarely stop to consider. Our brain's experience of time can often be quite strange. In certain situations, our reality can seem to run more slowly or more quickly. When I was 8 years old, I fell off the roof of a house, and the fall seemed to take a very long time. When I got to high school, I learned physics and I calculated how long the fall actually took. It turns out it took 8/10 of a second. So that set me off on a quest to understand something. Why did it seem to take so long? And what did this tell me about our perception of reality? Of above the mountains, professional wingsuit flyer Jeb Curlis has experienced this time distortion. It all began with a particular jump he had done before, but on this day he decided to aim for a target, a set of balloons to smash fast with his body. Zeb recalls, as I was coming into hit one of those balloons, tied to a ledge of granite, I misjudged. He bounced off flat granite at what he estimates to be 120 miles per hour. Because Jeb wingsuits professionally, the events this day were captured by a collection of cameras on the cliffs and on his body. In the video, one can hear the thump as Jeb hits the granite. He streaks fast the cameras and keeps going over the edge of the cliffside he is just scraped against. And here is why Jeff's sense of time warped. As he describes it, my brain split into two separate thought processes. One of the thought processes was just technical data. You have got two options. You cannot fool.
So you go ahead and infarct and basically die, or you can full get a parachute over your head and then bleed to death while you are waiting for rescue. To Jeff, these two separate thought processes felt like minutes of time. It feels like you are operating so fast that your perception of everything else seems to slow down and everything gets stressed. Time slows down and you get that feeling of slow motion. He pulled his ripcord and carried, carried to ground having broken a leg, both ankles and three toes. 6 seconds elapsed between the instant Jeb hit the rock and the moment he yanked the cord, but just like mine fell from the roof, that the stretch seemed to him to have taken a longer time. The subjective experience of time slowing has been reported in a variety of life-threatening experiences, for example, car accidents or mugging, as well as in events that involve seeing a loved one in danger, such as a child falling into a lake. All these reports are characterized by a sense that the events unfolded more slowly than normal, with rich details available. When I fell off the roof or when Jeff bounced off the cliff's leaf, what happened inside our brain? Those time really slow down in frightening situations. A few years ago, my students and I designed an experiment to address this open question. We introduced extreme fear in people by dropping them from 150 feet in the air in free fall backward. In this experiment, participants fell with a digital display strapped to their waist, a device we invented called the perceptual chronometer. They reported the numbers they were able to read on the device strapped to their wrist. If they really could see time to slow motion, they would be able to read the numbers, but no one could. So where do Jeb and I both recall our accidents as happening in slow motion? The answer appears to lie in the way our memories are stored. In threatening situations, area of the brain called the amygdala kicks into high gear, commandeering the resources of the rest of the brain and forcing everything to attend to the situation at hand. When the amygdala is inflamed, memories are laid down with far more detail and richness than under normal circumstances. A secondary memory system has been activated. After all, that's what memory is for. Keeping track of important events so that if you are ever in a similar situation, your brain has more information to try to survive. In other words, when things are life threatening, scary, it's a good time to take notes. The interesting side effects is this: your brain is not accustomed to that kind of density of memory. The hood, the hood was crumpling. The rear view mirror was failing off. The other driver looked like my neighbor Bob. So when the events are replayed in your memory, your interpretation is that the event must have taken a longer time. In other words, it appears we don't actually experience terrifying accidents in slow motion. Instead, the impression results from the way memories are read out when we ask ourselves what just happened. The detail of the memory tells us that it must have been in slow motion, even that it wasn't. Our time distortion is something that happens in retrospect, a trick of the memory that writes the story of our reality. Now, if you have been
life-threatening accident, you might insist that you were conscious of the slow motion unfolding as it happened, but not. That's another trick about our conscious reality, as we saw above, with the synchronizing of the senses. We are never actually present in the moment. Some philosophers suggest that conscious awareness is nothing but lots of past memory, wherein our brains are always asking what just happened, what just happened. Thus, conscious experience is really just immediate memory. As a side note, even after we published our research, research on this, some people still tell me that they know the event actually unfolded like a slow motion movie. So I typically ask them whether the person next to them in the car was screaming like people do in slow motion movies with a low pitched no. They have to allow that did not happen, and that's part of way. We think that perceptual time does not actually stretch out the person's internal reality notwithstanding. Okay, टाइम ग्राफ जो अभी जो मैंने रीडिंग किया, एक्चुअली में इसमें क्या है एंड आपको मैं कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी लग रहा है कि आपको बताने से कि टाइम ग्राफ में कि ये है कि जो चीज़ हमारे ज़िंदगी में घट रहा है उस चीज़ को हम किस किस टाइप से देखते हैं, हमारे दिमाग कैसे एक्सेप्ट करती है उस चीज़ को, रैपिडली या स्लोली, जैसे कि हमारी जो मूवीज में दिखाते हैं ना स्लो मोशन में उसी तरह, या को अगर जो हम हमारे दिमाग रैपिडली करता है, मतलब वो फ्रेम्स ना वो हमारे दिमाग में इतनी वो जैसे कहते हैं ना कार्टून, आपको पता होगा कार्टून बनाने के लिए एक फ्रेम के लिए 1 सेकंड का फ्रेम बनाने के लिए 12 ड्राइंग बनाना पड़ता है। अगर उसमें से कुछ भी ड्राइंग मिस हो गया तो आपको लगेगा कि बहुत स्लो मोशन से चल रहा है यार ये, तो उसे कहते हैं स्लो मोशन वाला जो आपका एक्सीडेंट होता है। अगर तुम्हारे दिमाग और हमारे आँख जो देखते हो जो उस टाइम पे जो इंसिडेंट हो रही है उसे अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो आपके दिमाग में जो कनेक्शन प्रोसेस है ना जल्द से हो नहीं पा रहा है। अगर आपका जो कनेक्शन वो राइटली हो रहा है, जो जैसे हो रहा है उसी तरह आपसे चल रहा है, तो आपका जो सब आपका जो कनेक्शन विथ योर आई एंड योर ब्रेन इज गुड। ओके, इतना ही कहा गया है। एंड हमारे दिमाग में हर वक्त ये पूछता है कि हमारा दिमाग अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, व्हाट इज हैपेंड, अभी क्या हुआ, ऐसा ही पूछता है हमारा दिमाग। ओके, एंड इसके हिसाब से एक यहाँ पर एक बॉक्स लिखा है एंड जो कि बात करता है कि जो स्लो अल्टरेशन रेट एंड रैपिड अल्टरेशन रेट के बारे में, जो कि यहाँ पर लिखा है कि मेजरिंग द स्पीड ऑफ साइट द परसेप्चुअल chronometer to test time perception in a threatening situation. We dropped volunteer from 150 feet. I dropped myself 3 times. Each time was quickly terrifying. On the display, numbers are generated with LED lights. Every moment, the light that are on go off, and those that are off turn on. At slow rates of alteration, participants have no trouble reporting the numbers, but at a slightly faster rate, the positive and negative images fuse together, making the numbers impossible to see. To determine whether participants could actually see in slower motion, we dropped people with the alteration rate just slightly higher than people could normally see. If they were actually seeing in slow motion, like Neo in the Matrix, they would have no trouble discriminating the numbers if not the rate at which they can perceive. The numbers should be no different than when they were on the ground.
The result, we dropped 23 volunteers, including myself. No one's in-flight performance was better than the ground-based performance. Despite initial hopes, we were not like new. ओके, यहाँ पर एक चित्र दिया है, एक इमेज एंड टाइम एंड परसेप्शन के बारे में, जो कि हम देखते हैं। ओके, आपको क्रोनोमीटर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्ट है, क्यूरियस हो तो आप इंटरनेट से आप देख सकते हो। ओके, लास्टली आई टॉक अबाउट लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 की जो लास्ट है वो ये है कि द स्टोरी टेलर के बारे में। लास्टली स्टोरी टेलर क्या है, तो लेट्स स्टार्ट देखते हैं। योर ब्रेन सर्व्स ऑफ ए नैरेटिव and each of us believes whatever narrative it tells, whether you are failing for a visual illusion or believing the dream you happen to be trapped in, of experiencing letters in color or accepting a delusion as true during an episode of schizophrenia. We each accept our realities, however, our brains script them. Despite the feeling that we are directly experiencing the world out there, our reality is ultimately built in the dark, in a foreign language of electrochemical signals. The activity churning across vast neural networks gets turned into your story of this, your private experience of the world, the feeling of this book in your hands, the light in the room, the smell of roses, the sound of others speaking. Even more strangely, it's likely that every brain tells a slightly different narrative for every situation. With multiple witnesses, different brains are having different private subjective experiences. With 7 billion human brains wandering the planet and trillions of animal brains, there is no single version of reality. Each brain carries its own truth. So, what is reality? It's like a television show that only you can see and you can't turn it off. The good news is that it happens to be broadcasting the most interesting show you could ask for, edited, personalized, and presented just for you. Okay, this is all about the chapter number 2, and lastly the storyteller ये है कि हम जो हमारा दिमाग जैसा हमें सर्व करता है उसी हिसाब से हम दुनिया को वो चीज़ हम नैरेट करते हैं, वो चीज़ हमें दुनिया को हम बताते हैं। एंड ईच बिलीव्स व्हाट एवर नैरेटिव इट टेल्स। ओके, एंड वेदर यू आर फेलिंग फॉर विजुअल इल्यूजन और बिलीविंग ड्रीम्स यू हैपन। ओके, आप जो आपका दिमाग में जो चल रहे रात में सोने के टाइम जो सपने देखते हैं वो हो, या जो रियलिटी में चल रहा है, जो विजुअल आप देखते हो वो हो रहा है, अब वही चीज करोगे जो हमारे दिमाग करेगा, मतलब कहेगा। एंड अब आपको पता है इस धरती पे 7 बिलियन से प्लस हैं, लोग हैं, उसके साथ साथ बहुत ट्रिलियंस ऑफ एनिमल्स। तो उनके सारे सिचुएशंस जो स्टोरी से देखने की नजरिया वो भी डिफरेंट है, एंड दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड उसी हिसाब से वो जो भी चीज़ वो कहना चाहते हैं वो उनके हिसाब से वो कहेंगे, क्योंकि वो जिस हिसाब से उन्हें नजर आएगी दुनिया उसी हिसाब से वे कहेंगे। ओके, सेम as for the different people have different kind of perspectives and different kind of the stories, different kind of the movies, different kind of the shows, and वो एडिट करते हैं अपने हिसाब से पर्सनलाइज भी करते हैं, एंड अपने हिसाब से जस्ट प्रेजेंट करते हैं तुम्हारे लिए, मतलब आपके लिए। जैसे कि मैं जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से मुझे जैसे मेरी ब्रेन मुझे सर्व कर रहा है उसी हिसाब से आपको मैं इसे प्रेजेंट करवा रहा हूँ। अगर ये जो मैं अभी रीडिंग कर रहा हूँ, अगर कोई और इसे रीडिंग करेगा वो अपने हिसाब से उसे प्रेजेंट करेगा।
सबकी अलग अलग प्रेजेंट करने की तरीका होता है। उसे ही यहाँ पर कहने का व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी वो है जो हमारे दिमाग सर्व करता है हमें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज रियलिटी। एंड इस सारे सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि व्हाट इज रियलिटी? ओके, आज के लिए इतना ही, जहाँ बहुत लंबी हो चुकी है ये वीडियो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, एंड मेरे कृष्णा जी को, मेरे मम्मी पापा एंड मेरे सराउंड्स में मेरे दोस्त, मेरे जो भी मेरे ज़िंदगी में जो भी आए हैं, जो भी आने वाले हैं, एंड जो भी मेरे अभी हैं, आप उनको सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। एंड थैंक यू कृष्णा स्पेशली, जो भी आज मुझे दिया है उसके लिए भी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट। एंड स्माइल करना भी भूलना मत। स्माइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट हो सकती है तुम्हारे ज़िंदगी में, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है स्माइल। स्माइल को अपने फेस से कभी अलग मत करना। ओके, बाय, मिलते हैं